मिनी विद्रोही। हरिशंकर परसाई। कॉफ़ी हाउस के कोने की टेबल पर मैं उसके सामने बैठ गया। वो जवान था। उसने दाढ़ी और बाल बढ़ा रखे थे जिनसे भीनी भीनी दुर्गंध आ रही थी। कपड़े उसके कीमती थे मगर उनसे भी एक सुखद बदबू का झोंका आ जाता था। सिगरेट के धुएं के छल्ले वो हवा में तैरा रहा था। उसने मुझे देखा तो मुझे लगा कि ये आंखों से मुझ पर थूक रहा है। मैंने ऐसी थूकने वाली आंखें कभी नहीं देखी थीं। मैंने रूमाल निकालकर सारा चेहरा पोंछ लिया। उसने फिर देखा और मुझे फिर लगा कि मेरा चेहरा थूक से भर गया है। उसने सामने की टेबल पर बैठे आदमी पर आंखों से थूक दिया और फिर उसने दीवार पर आंखों से थूक दिया, फिर घड़ी पर थूक दिया। उसकी आंखों में अपार थूक भरा था। कॉफ़ी हाउस की दीवारें, टेबलें, पर्दे, वहाँ बैठने वाले, सब पर उसकी आंखों का थूक पड़ा था। वो रोज़ 2-3 घंटे वहाँ बैठता, 2-3 डिबिया सिगरेट पीता, 7-8 कप कॉफ़ी पीता और जब वहाँ सब कुछ उसकी आंखों के थूक से लथपथ हो जाता तब वो उठकर चला जाता। उसकी थूक का स्टॉक खत्म हो जाता और वो उसे भरने के लिए कहीं चला जाता होगा। वो राजनीति पर अपना मत व्यक्त कर रहा था। गैंडी वॉज हिप। तुमने हिप्पार्मा नहीं पढ़ी? अपढ़ हो। नेहरू वॉज अ शिट। योर कालिदास वॉज अ शिट। रविंद्रनाथ वॉज अ शिट। टेबल पर जो आदमी पहले से बैठा था उसे वो राजनीति, साहित्य, समाज पर अपने सुचिंतित मत बतला रहा था। उसने मेरी तरफ सिर्फ इतना ध्यान दिया कि मुझ पर आंखों से थूक दिया। मैं इतने से ही कृतार्थ और मुग्ध बैठा हुआ था। मैंने बगल वाले से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, इन्हें नहीं जानते, मिनी विद्रोही हैं। तब उसने मेरी तरफ ध्यान दिया, बोला, या। वो झटके से उठा और एक बार फिर उसने आंखों से सब पर थूका और वो बाहर चला गया। जो उसका साथी बच गया था उसके लिए मैंने कॉफ़ी मंगवाई और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने कहा, आप तो काफ़ी दिनों से उनका साथ कर रहे हैं, ये मिनी विद्रोही क्या चीज़ है? मिनी स्कर्ट के बारे में तो सुना है। उसने कहा, बस मिनी स्कर्ट की तरह ही मिनी विद्रोही होता है। दोनों आत्मा की ऊंची स्थितियां हैं। मिनी स्कर्ट में आत्मा की जांघें उघड़ती हैं और मिनी विद्रोह में आत्मा के चूतड़ उघड़ते हैं। मैंने पूछा, इस मिनी विद्रोह की कुछ पद्धति होगी? उसने समझाया, हाँ, इसकी पद्धति है, अपना दर्शन है। मिनी विद्रोह का उस पवित्र आत्मा में तब होता है जब जवान आदमी विश्वविद्यालय की परीक्षा में फेल होकर बैठा हो या पास होकर ऊंची नौकरी का इंतजार कर रहा हो या अच्छी नौकरी में हो मगर बाल बच्चे न हो। पर ऐसे सभी लोग मिनी विद्रोही नहीं होते, कोई कोई ही होता है और उनकी भी अपनी शर्तें होती हैं। मैंने पूछा, क्या शर्तें हैं? वो बोला, जिसका खाने का प्रबंध हो और जो कॉफ़ी और शराब के लिए कहीं से पैसे पा जाता हो वही मिनी विद्रोही हो सकता है, या ऐसा आदमी हो सकता है जो दूसरे से कॉफ़ी और शराब पी लेने की क्षमता रखता हो। मैंने पूछा, इस विद्रोह का आधार क्या है? उसने कहा, आधार है वर्तमान सभ्यता से असंतोष। ये सभ्यता इतनी भ्रष्ट है कि दुनिया का हर बाप हमारे पास अपनी लड़की नहीं भेजता, हर डिस्टिलरी वाला हमारे लिए शराब नहीं भेजता। हमसे काम करने की उम्मीद की जाती है। जो आत्मा जागृत है वो सड़ी सभ्यता के इस दबाव को बर्दाश्त नहीं करती और विद्रोह कर जाती है। इस विद्रोह का रास्ता बड़ा कठिन है। योगाभ्यास करना पड़ता है। अपनी आत्मा में कितने ही गैलन थूक पैदा करके उसे आंखों से थूकने का अभ्यास करना पड़ता है। मैंने पूछा, इस विद्रोह की अवधि क्या होती है? वो बोला, ये विद्रोह अच्छी नौकरी लगने, अच्छा धंधा जमने या गृहस्थी होने तक चलता है। मेरा मन उस मिनी विद्रोही के प्रति श्रद्धा से भर गया। वो बड़ी कठिन साधना कर रहा था। मेरी जिज्ञासा भी बढ़ी। दूसरे दिन मैं उसके थूकने की परवाह न करके उसके पास जा बैठा। जब कॉफी के पैसे मैंने ही चुकाए तो विद्रोही खुश हुआ कि उसका विद्रोह सार्थक हो गया। शाम को जब मैंने उसे शराब भी अपने पैसों से पिला दी तब तो वो इतना खुश हुआ कि जैसे सभ्यता के बदलने की उसकी सारी कोशिशें सफल हो गई हों। जब बिल मैंने उठा लिया तो उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो लेनिन के चेहरे पर थी जब बोल्शेविक क्रांति सफल हो गई थी। अब उससे मेरी खूब बातें होने लगी। उसने सिगरेट को टेबल पर इतने गुस्से से रगड़ा कि टेबल हिलने लगी। मैंने कहा कि इसे एस्ट्रे में क्यों नहीं बुझाते? उसने जवाब दिया कि परंपरा से हमारा विद्रोह है। एस्ट्रे में सिगरेट बुझाना एक सड़ी गली परंपरा है। फिर हमारे मन में जो सभ्यता के प्रति क्रोध है वो भी तो निकलना चाहिए। वो सिगरेट को रगड़ने में निकल जाता है। हर बार जब हम इस तरह सिगरेट रगड़ते हैं तब विद्रोह शक्ति निस्सृत होकर कॉस्मोस में मंडराती है।
जब हम 1 लाख सिगरेट इस तरह रगड़ देंगे, दुनिया बदल जाएगी। मैंने कहा, मगर इस क्रोध को बाहर किसी संघर्ष में भी तो लगाया जा सकता है। उसने कहा, हाँ, मगर डर जो लगता है। उसने दाढ़ी को सहलाया। मैंने कहा, दाढ़ी को धोते क्यों नहीं? उसने कहा, अमेरिकी लड़कियां बदबूदार दाढ़ी पर मरती हैं। दे फॉल फॉर स्टिंकिंग बियर्ड। मैंने कहा, मगर तुम तो यहाँ भारत में हो और वो अमेरिका में। उसने कहा, तो क्या हुआ, दूरी कोई बाधा नहीं। इस दाढ़ी की बू किसी के नथुने में वहां भी पहुंच रही होगी, एंड शी मस्ट बी लॉन्गिंग फॉर मी। फिर मैं स्टेट्स जाने का इरादा भी तो रखता हूँ। जब तक बदबू और दाढ़ी का इतना विकास कर लूंगा कि हवाई अड्डे पर उतरते ही लड़कियां घेर लेंगी। उसने कश लिया और अधमुंदी आंखों से सपना देखने लगा। बोला, आहा, लाइफ तो स्टेट्स में है। उसने फिर दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, मैं एक महान प्रयोग कर रहा हूं। एलन गिन्सबर्ग और महेश योगी की दाढ़ियों के समन्वय से एक नई स्टाइल का निर्माण कर रहा हूं, पूर्व और पश्चिम का मिलन। जिस दिन मैं ऐसी दाढ़ी विकसित करने में सफल हो जाऊंगा, वो युगांतकारी दिन होगा। दुनिया के 1 लाख आदमी वैसी दाढ़ी बनाएंगे और उसी क्षण ये बीमार सभ्यता मर जाएगी और नई सभ्यता का जन्म होगा। इसी वक्त काउंटर पर बैठे आदमी ने आकर उससे कहा कि आपका फोन है, आपके पिता बीमार हैं, आपको बुलाया है। उसने खींच कर कहा, बट वाई? इट इज हिज सिकनेस, नॉट माइन। मैं क्यों जाऊं? मैं अपने मजे में क्यों खलल डालूं? मैंने कहा, अगर तुम्हारे पिता भी ऐसा सोचते तो तुम्हें पैदा होते ही सड़क पर फेंक देते। तो उसने कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, यही तो मुझे शिकायत है। मैं बाप से नफरत करता हूं। मैं उसे मुझे पैदा करने के लिए कभी माफ नहीं कर सकता। माई फादर इज अ शिट। मैंने कहा कि क्या तुम अपने लड़के को फेंक दोगे? उसने मेरी बेवकूफी पर तरस खाया और बोला, मैं क्यों पैदा करूंगा लड़का? 50 करोड़ सुअर इस देश में है, क्या इतने काफी नहीं? मैंने कहा, 50 करोड़ सुअर नहीं है, एक कम है। उसने हैरत से देखा और बोला, तुम्हारा क्या मतलब? मैंने कहा, आप सुअर थोड़ी ही हैं। वो खुश हुआ और बोला, यस यू आर राइट। गलत संख्या देने के लिए मुझे अफसोस है। नहीं नहाने के कारण उसके चमड़े पर मैल की परत आ गई थी। मैंने कहा, आपको खुजली हो जाएगी। वो बोला, मैं तो चाहता हूं कि खुजली हो। इस सभ्यता को ही खुजली हो गई है। जिस आदमी को इस जमाने में खुजली नहीं, वो दकियानूस है। बाईं तरफ एक नेता सा आदमी बैठा था। उसकी तरफ विद्रोही ने देखा और आंखों से थूक दिया और बोला, ही इज अ शिट। उसके राजनीति, समाज, साहित्य आदि पर सुलझे हुए विचार बन गए थे। वियतनाम समस्या पर कुल 4 शब्दों में उसने वो बात कह दी जो कोई वर्षों अध्ययन करके 1000 पृष्ठों की पुस्तक में भी नहीं कह पाता। उसने कहा, हो ची मिन इज अ शिट, जॉनसन इज ऑल्सो अ शिट। रूस चीन संघर्ष को कितना साफ समझा दिया। माओ इज अ हिप, कोसिगिन इज अ शिट, शेक्सपियर वॉज अ शिट, हेनरी मिलर इज अ हिप। कहने लगा कि तुमने गिन्सबर्ग का रिकॉर्ड सुना है? ओहो, जब वो ओम कहता है तो कैसा लगता है, एकदम दूसरी दुनिया में चेतना पहुंच जाती है। हमारे इस देश के लोगों को ओम कहना नहीं आता। ऑल द ऋषिज वेयर शिट। ओम का उच्चारण गिन्सबर्ग से सीखना चाहिए। एक दिन वो दुखी था, बार बार छत की तरफ देखता और उदास हो जाता, थोड़ा विचलित भी था। मैंने पूछा, क्या बात है, आज बहुत उदास लग रहे हो? उसने कहा, तुम मेरी आध्यात्मिक पीड़ा को नहीं समझ सकते। उसकी आंखें डबडबा गई। बोला, तुम्हें मालूम है, स्टेट्स से मिस ग्रे आई थी, 2 महीने इस देश में रही। शी कुड नॉट गेट अ डिसेंट मैन टू स्लीप विद। उसे टैक्सी ड्राइवर और नौकर के साथ सोना पड़ता था। मैं शर्मिंदा हूं, कैसा पतित देश है ये। वो उठा और पश्चिम की तरफ मुंह करके हाथ जोड़कर बोला, मिस ग्रे, मैं इस गंवार देश की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं, हालांकि मैं यहां अजनबी हूं। इसी वक्त मजदूरों का एक जुलूस नारे लगाता निकला। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो एकदम खिड़की के पास पहुंचा और आंखों से पूरे जुलूस पर थूकते हुए बोला, इन बेवकूफों को देखो, ये रोटी के लिए लड़ते हैं। इन बेवकूफों को ये नहीं मालूम है कि मिस ग्रे को कोई अच्छा आदमी साथ में सोने के लिए नहीं मिला। अरे, इस देश को टोटल रिवॉल्यूशन, पूर्ण क्रांति चाहिए, मगर क्रांति यहां हो ही नहीं सकती। मैंने पूछा, क्यों नहीं हो सकती? वो बोला, यहां स्कॉच की बोतल 100 रुपए में मिलती है, यहां क्या क्रांति होगी, खाक। मैं उसे बहुत प्यार करने लगा था। वो ऋषि की तरह बोलता था, सारी दुनिया पर थूकता था, उसका कोई नहीं था और वो अकेले दम पर दुनिया को पलट रहा था। महीने भर तक वो नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर एक दिन आया तो बदला हुआ था, दाढ़ी साफ, दांत साफ, कपड़े ठीक, बाल अच्छे कटे और संवरे हुए। विद्रोह का सारा रूप जा चुका था।
उसके साथ वही नेता जैसा आदमी था और उसकी बात पर वो हर बार हैं हैं कर रहा था। वो उस आदमी के प्रति श्रद्धा से झुका जा रहा था। कॉफी पीकर नेता उठा और मेरे विद्रोही ने आदरपूर्वक उसे दरवाजे तक पहुंचाया, फिर लौटकर मेरे पास बैठ गया। मैंने कहा, ये कौन है और तुम उसकी इस तरह चापलूसी क्यों कर रहे थे? उसने कहा, ये बड़ा प्रभावशाली आदमी है। मैंने कहा, बट ही इज अ शिट। वो तपाक से बोला, शट अप। वो मेरी एक कंपनी में बहुत बढ़िया नौकरी लगवा रहे हैं, फादर की अच्छी पहचान है उनसे। मैंने कहा, बट योर फादर इज ऑल्सो अ शिट। उसने फिर डांटा, शट अप। फादर ने ही तो सब जमाया है, ये मेरे अंकल होते हैं। मैंने पूछा, तुम्हारी उस दाढ़ी का क्या हुआ? उसने बोला, उसे कटा दिया। बात यह हुई कि नौकरी के सिलसिले में जब फादर मुझे इनके पास लेके गए तो मुझसे कहा कि बेटा, ये तुम्हारे चाचा होते हैं, इन्हें प्रणाम करो। मैंने प्रणाम किया। पिताजी ने कहा, ऐसे नहीं, चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करो। मैंने इनके चरणों पर सिर रखा तो मेरी दाढ़ी इनके चप्पल में फंस गई, बड़ी खींचतान से निकली। बाहर आकर पिताजी ने कहा, बेटा, अभी नौकरी के लिए कई जूतों और चप्पलों पर सिर रखना पड़ेगा। तुम्हारी दाढ़ी हर जगह फंसती रही तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। बस मैंने नाई की दुकान पर जाकर दाढ़ी कटवा ली। मैंने कहा, सो तो ठीक किया, पर वो बाल तो रख लेने थे। उनमें से आधे गिन्सबर्ग को और आधे महेश योगी को भेज देते, ताकि वे तुम्हारी क्रांतिकारिणी दाढ़ी की स्टाइल के विकास का काम आगे बढ़ाते। उसने सिर्फ हैं हैं किया। वो बड़ा खुश था। धीरे से बोला, एक और बात बताऊं, इनकी लड़की के साथ मेरी शादी भी हो रही है। मैंने कहा, एक बात है, जो लोग नौकरी दिलाकर लड़की की शादी करते हैं वो लड़की अक्सर ठीक नहीं होती। तुमने देख समझ तो लिया है ना? उसने कहा, हाँ हाँ, बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत सुशील, कॉलेज जाती है तो साथ में नौकरानी जाती है।